हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एसएससी 2022 हमारा रिजल्ट आ चुका है और सब लोग को अपना आइडिया लग ही गया है। लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैं अपना भी बता चुका हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सैड वो लोग होते हैं जो किसी को हराने के लिए भाग रहे होते हैं। तुम वाकई में किसी को हराने के लिए भाग रहे थे या सिर्फ जीतने के लिए भाग रहे थे? तुम अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए भाग रहे थे, किसी को दुखी करने के लिए भाग रहे थे? अगर तुम किसी को दुखी करने के लिए भाग रहे हो तो तुम सैड हो। अदरवाइज तुमने कुछ सीखा, कुछ किया, कहीं तक पहुंचे, फेल नहीं हुए हो तुम। थोड़ा सा पीछे रह गए जहां पे लोगों के नाम आ गए, जो सिलेक्ट हो गए, जिनकी वैल्यू हो गई उस चीज में, वो। बट तुम्हारी कोई कमी रह गई होगी शायद, इसलिए तुम थोड़ा सा पीछे रह गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो या तुमने जो किया वो सब बेकार हो गया। कुछ नहीं है। और इस बात को याद रखना, सैड हमेशा वही होता है जो किसी को हराने के लिए लड़ता है। जो हमेशा जीतने के लिए लड़ता है वो सैड हो ही नहीं सकता। वो हमेशा ये हो जाएगा कि अरे यार मैं जीत के इतनी क्लोज आया, उतनी क्लोज आया, इतनी इससे रह गया, उससे रह गया। वो हमेशा चीजों को एनालाइज करेगा। वो दुखी नहीं होगा। दुखी क्यों होगा भाई? कोई और जीत गया, उसकी खुशी में खुश हो लो। अपना रियलाइज करो, एनालाइज करो कि हम क्यों नहीं जीत पाए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखो, तुम अगर अब 2023 के लिए बैठे हुए, जुलाई में तुम्हारा शुरू हो जाएगा, 1.5 महीना है अप्रोक्स तुम्हारे पास, उसके 2-3 महीने बाद तुम्हारा मेंस भी हो जाएगा, दो तीन तीन चार मान लो बस्ट। तो क्या करना है, मतलब दिक्कत कहाँ आई, पहले तो ये रियलाइज करने वाली बात है कि प्रॉब्लम आई कहाँ पर है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है तो सॉरी, तुम जब कुछ भी खाते रहना, कुछ भी करते रहना, कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तुम्हें है छाले और तुम गोली पाइल्स की खा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तुम कितनी भी खा लो, कितनी भी कर लो, तुम्हारा छाले तो ठीक नहीं होने वाले। ओवरडोज हो जाए, कुछ और हो जाए, तो पता नहीं। सो पहली चीज ये कि प्रॉब्लम रियलाइज करो कि तुम्हारी है कहाँ, चैन से। ईगो में मत रहो, ये मत करो कि आ, अरे नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कुछ और ही प्रॉब्लम है, या फिर तो मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर एसएससी वाले पेपर ही अलग बना देते हैं। जब मतलब पिछली बार ये चेंज कर दिया, दूसरी बार ये चेंज कर दिया। दूसरे में कमी निकालना छोड़ो, खुद से शांति से बैठ के ईगो को बगल में रख के ये सोचो कि यार गलती हुई कहाँ है मुझसे, कहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब तुम ऑलरेडी बिगेस्ट हर्डल पार कर चुके हो। अब सिर्फ मेहनत वाली चीज रह गई है जो तुम्हें करनी है। अगर तुमने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, तुमने गलती रियलाइज नहीं करी है, प्रॉब्लम रियलाइज नहीं करी है, तो सॉरी। तुम कितना भी ट्राई कर लेना, हो सकता है तुम्हें साल, 2 साल, 3 साल में हो जाए तुक्के में, तुम इतनी मेहनत कर लो। बट हाँ, अगर तुम गलती भी रियलाइज कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। पहली बात जो जनरल, मतलब मैं बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं कि किसी भी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं या फिर उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं, वो चीज उन्हें बहुत ही प्रेशर में डाल देती है, और वो प्रेशर जाने कब स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। प्रेशर क्या है? प्रेशर तुम्हें काम करने के लिए मजबूर करता है, वो अच्छी चीज है। स्ट्रेस तुम्हें काम करने के लिए तो मजबूर करता ही करता है, पर तुम्हें एक डर बनाए रखता है, विच इज बैड फॉर योर परफॉर्मेंस। और तुम अगर उससे स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो खुद से एक बात बोलना बस, कि मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मैं हारूं, जीतूं, कोई कुछ भी कहे, आई एम विलिंग टू पुट माई वर्क। मैं अपना काम, अपनी हर चीज देने को तैयार हूँ। मतलब हो सकता है हर चीज, मतलब तुम 24 घंटे में 12 घंटे ना पढ़ पाओ, बट उतना नहीं चाहिए होता है इसके लिए। 6 घंटे चाहिए, 6 घंटे। हाँ मतलब ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे तुम अगर दिन में पढ़ पा रहे हो, दैट्स फाइन। उसमें भी संडे का ब्रेक तुम लेके चलो, तब ये 6-7 घंटे, अगर तुम संडे को भी पढ़ रहे हो तो 4-5 घंटे से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो स्ट्रेस तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीके से जाएगा, अगर तुम भागने की सोच रहे हो, तुम नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए देख रहे हो, वो ढूंढ रहे हो, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो, तो सॉरी, मतलब स्ट्रेस उससे नहीं जाने वाला। क्योंकि तुम हमेशा रिजल्ट पर फोकस हो, रिजल्ट पर फोकस जब तक रहोगे तब तक तुम्हारा स्ट्रेस नहीं जाएगा। ये बोलो, रिजल्ट आए ना आए, मैं जीतू, मैं हारू, कुछ भी हो, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, एंड तक लड़ूंगा। क्योंकि तुम उस एक दिन के लिए लड़ रहे हो जब तुम अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी शो ऑफ कोई भी कर लेता है, बेईमानी के पैसे से भी शो ऑफ कर लेते हैं, बट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। स्ट्रेस ही हो गई, नए हो एसएससी को लेके, कोई ना, इधर उधर थोड़ा देखो, एक्सप्लोर करो, यूट्यूब चैनल्स पे जाओ, अन अकेडमी, बायजूस, और तुम्हारे फिजिक्स वाला भी, या कुछ भी, ये बहुत सारे ऑनलाइन हैं, इनके बहुत सारे मटेरियल पड़े रहते हैं, इनकी अपनी
ऐप पे या फिर यूट्यूब पे। वहां से देखो, अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे गाइड करने वाले तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो, मैं बता सकता हूँ। जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा वो मैं खुद से करूंगा तुम्हारी। ठीक है। और नए हो तो उसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं। अगर तुमने पहली बार एसएससी का 2022 ये एग्जाम दिया था और तुम्हारा नहीं हुआ है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है तुम्हें लग रही होगी, अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं मिल रहा। अब हो सकता है तुम मुझसे पहले किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो, वो ना मिला हो, फिर तुम इस पे आ गए हो। तो हर जरूरी नहीं हर नई चीज जिस पे तुम ट्राई करने जाओ वो तुम्हें मिल ही जाए पहली बार में। ठीक है, तो नए एसएससी के लिए इतना मत घबराना। टाइम लो, रियलाइज करो, पेपर को समझो। मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि समझना कैसे। ये जो मैंने सेक्शन यहाँ पर सारे लिख रखे हैं ना, यहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेसिक इनके तरीके क्या है, कैसे तुम इन्हें इंटेलिजेंटली, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बट हाँ, स्मार्ट वर्क भी चाहिए अगर तुम्हें जल्दी चाहिए रिजल्ट्स अपने तो। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा, हाउस एनवायरनमेंट, जो मिडिल क्लास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार हम लोगों को अकेला टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और वी आर इन कांस्टेंट प्रेशर, हम पे हमेशा एक नजर सी होती है। और विच मतलब मुझे तो बॉदर करती थी, तुम्हें करती हो ना करती हो, और बहुत से बच्चों को करती है। मतलब तुम्हें क्या, किसी किसी को ही नहीं करती होगी, वरना बहुत सौ को तो करती है। जो मान लो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में नहीं पढ़े, वो अब चेंज चाहते हैं, बट वो उस पेस पे चेंज नहीं ला पा रहे जिसको उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्हें जजमेंट का डर होता है और वो उस चक्कर में वो फोकस नहीं कर पाते। तो अगर ये दिक्कत आ रही है, तो एक तो तुम या तो लाइब्रेरी अगर तुम्हारे शहर में है नहीं है, तो यार कैसे भी करके एक जुगाड़, मतलब गंदे से गंदा रूम अपने लिए चुन लो कि जिसमें कोई ना आता हो, उसमें बैठ जाओ कि भाई ये रूम मेरा है। हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी, गर्मी लगेगी, मुझे भी लगती है मेरे रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सफर करना पड़ता है, तुम्हें गर्मी लगे झेल लो। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बाहर चले जाओ, अपने दूसरे कमरे में चले जाओ जहाँ शांति हो। जैसे दिन में हमारे घरों में लोग सो जाते हैं, तो जब सो रहे हो तो उन कमरों में जाके बैठ जाओ। थोड़ा सा काम हो जाएगा दिन का अपना, कि गर्मी कम लगेगी। रात में थोड़ी बहुत झेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मुझे पसीना पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने सब बंद कर रखा है। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाउस एनवायरनमेंट तुम एडजस्ट करना अगर है तुम्हारे रूम में। अब अगर तुम्हारे घर में कोई भी ऐसा रूम है जो खाली रहता है, मान लो स्टोर रूम टाइप है बट बड़ा रूम है, जिसमें तुम्हारा कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो वो रूम अपना ले लो जाके चुपचाप, उसमें बैठे रहो। अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि दिक्कत तो आएगी तुम्हें। अगर लाइब्रेरी है तुम्हारे शहर में अवेलेबल तो वहां चले जाओ। अगर वो भी नहीं है, तुम्हारे दोस्त का कुछ हो ऐसा जहाँ तुम जा सकते, बट दोस्त के यहाँ हार्डली पढ़ाई हो पाती है। मेरे साथ तो नहीं हो पाई, मतलब मेरे दोस्तों के साथ तो मेरी नहीं हो पाई। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे किसी दोस्त के साथ हो सकती है तो वो करो। पर कंटिन्यूसली उस एनवायरनमेंट में मत बैठना जहाँ डिस्टरबेंस होता है। उससे तुम्हारा फोकस बेकार हो जाएगा बहुत। तुम बहुत कम ही समझ पाओगे। उससे बढ़िया तो तुम 2 घंटे भरी दोपहरी में रोड पे बैठ के जितना पढ़ लोगे वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। उसके बाद, फेल्ड सो मेनी टाइम्स दैट यू हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो बहुत बार फेल हो गए। मैं खुद, मतलब एक एग्जाम में नहीं बट मल्टीपल चीजों में फेल हुआ हूँ, अलग अलग चीजों की। और फेल क्या हुआ, मैंने वो खुद से ही नहीं ली। ठीक है, तो मैं उसे फेलियर कंसीडर करता था कि क्योंकि मुझे टॉप की चीज चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने उसे फेलियर माना अपनी लाइफ का। वो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव ने मुझे बहुत ही तंग किया। बट मैंने वही बोला ना कि मैं भागूंगा नहीं, जो कुछ भी हो जाए। मैंने सिर्फ वही अप्लाई करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो अगर तुम बहुत बार फेल हो चुकी हो, तुम्हें लग रहा है कि अब नहीं होगा मुझसे, तो तुमने अभी तक अपनी प्रॉब्लम ही रियलाइज नहीं करी है। तुम सीरियस नहीं हुए हो। तुम्हें नहीं पता है कि दिक्कत आ कहाँ रही है। तुम अभी भी टूटी हुई हड्डी के लिए ना मसाज करवा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। टूटी हुई हड्डी के लिए प्लास्टर ही होगा। तो मतलब कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है यार। प्रॉब्लम को सही जगह ट्रीट करो। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उनमें विटामिन डी की कमी होती है और वो कहते हैं यार हमें लेजी लेजी लग रहा है, हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम्हारी विटामिन डिफिशियंसी है। अपनी बायोलॉजी को भी समझो। तुम टहलने नहीं जाते, तुम धूप में नहीं निकलते, तुम मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज भी मत करो, तुम अच्छा खाते नहीं, तुम उल्टा सीधा खाओगे। तुम धूप में नहीं बैठोगे थोड़ी देर सुबह या शाम, या और तुम क्या कहते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। वो हमारी बॉडी को लेजी बनाती है, लथार्जिक बनाती है, जिससे हम नहीं पढ़ पाते। इन चीजों को भी रियलाइज करो। हमेशा मन की बात मत क्या करो, मेरा तो मन ही नहीं लगता मेरा। तुम बहुत बार ऐसा होता होगा, तुम पढ़ने बैठते होगे तो मतलब तुम्हें वीक सा लगता होगा, या फिर विल पावर कम लगती होगी। वो विल पावर कोई कम नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर जो बॉडी में डिफिशियंसीज हैं वो तुम्हें उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करने दे रही।
क्योंकि एकदम से तुम कमिट करते हो ना किसी सिचुएशन से, वो कि अब मैं पढ़ूंगा इतने घंटे, उतने घंटे पढ़ूंगा, फिर तुम्हारी बॉडी पता चलता है उसके लिए कभी रेडी नहीं है, तुमने उल्टा सीधा खा रखा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, विटामिन डी की कमी है, तुम लेजी लेजी लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हाथ पैरों में दर्द होता है, सो के उठते हो, कुछ भी। तो अपनी बायोलॉजी को भी समझो, सिर्फ यही मत समझो कि अरे मैं पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ लूंगा और मन होता है, सिर्फ वो दिन चले गए कि मन होता था। तो वो भी वो कभी नहीं होता था। ये बातें तुम सुनते आ रहे हो कि अ, पुराने जमाने के लोग करते रहते हैं कि अरे तुम चाहोगे तो आसमान फाड़ दोगे, मतलब धरती का सीना चीर दो। भाई कुछ नहीं, ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, मूवीज में अच्छी लगती हैं, जब जहाँ बड़ा चढ़ा के बात हो रही होती है, असल लाइफ में ये चीज नहीं चलती। ठीक है। वहां पे तुम अपनी बॉडी को समझना पड़ता, अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ता, बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके चलना पड़ता है, अदरवाइज स्ट्रगल करते ही रहोगे। फिर आ जाते हैं ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे। दो लाइन उससे पहले मैं तुम्हें सुना दूं। एक शायर की है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो अगर तुम सिर्फ इसी में लगे पड़े हो और ये बोल रहे हो कि अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, या फिर बहुत घंटों घंटों बातें करते हो करे हम तो सक्सेसफुल हो जाएंगे और ये सब वो सब, तो देखो ये बचपना है। मतलब हो सकता है तुम्हारा इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, क्योंकि जब दो इंसान साथ में स्ट्रगल करते हैं तो उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। कोई मतलब ये मतलब ये वाकई में सच बात है। बट तुम्हें बाद में जाके रियलाइज हो जाएगा कि हम थोड़ी थोड़ी मेहनत पहले भी कर सकते हैं, अभी नहीं कर पा रहे, बाद में मतलब एकदम बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, बट थोड़ी थोड़ी कर लोगे। बट हाँ, अगर तुम में से दोनों में से कोई भी एक वैसा है, सिंसियर नहीं है, और वो मान लो तुम्हारी सिंसियरिटी को ऐसे जज करने लगे कि अरे तुम तो बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, तो उसे समझाओ, पेशेंटली समझाओ। नहीं समझ रहा है उस प्रॉब्लम को, थोड़ी बार बोलो, मतलब प्यार से आके बोलो, हर बार बोल दो कि अरे ऐसा नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50वीं बार में तो इस इंसान को समझ में आ जाएगा और वो खुद भी सिंसियर होने लगेगा, धीमे धीमे, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। ठीक है। मतलब इस चीज में बहुत सारे पड़े हुए इस चक्कर, मतलब पर ये चीज कोई खराब नहीं है। पता है क्या इसमें खराब है? एक इंसान अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। ठीक है। ठीक है। वो उसे जल्दी मिल जाता है, वो उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करता है, एक दोस्त की तरह उससे वो सब कुछ शेयर करता है। ठीक है। उसका स्ट्रेस कम रहता है, उसके पास बातें करने को होता है, डिस्कस करने को होता है, वो थोड़ा घुल मिल पाता है, सुसाइड करने की नौबत नहीं आती जो अकेले में रह जाते हैं। ये इसमें कुछ बुरा नहीं है। बुरा हम लोग बना देते हैं ओवर यूज करके। मतलब हम अपने माँ बाप से भी कितना प्यार करते हैं, बट उनसे भी हर वक्त तो बातें नहीं करते ना। तो उनसे हर वक्त ऐसी बातें कर रहे हो जो तुम शायद फुलफिल भी ना कर पाओ कि सूरज के दो टुकड़े कर दूंगा और क्या कहते हैं गैलेक्सी पलट दूंगा। तो वो चीज मत, उस पर टाइम मत स्पेंड करो। हो सकता है तुम्हारा जो भी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो उससे इंप्रेस हो रहा हो कि अरे ये तो ये है कि तुम्हें किसी ने छुआ तो मैं उसमें आग लगा दूंगा। देखो, तुम हो सकता है तुम चूतियाबंदी में आग लगा दो, बट माफ करना है कि मुंह से निकल गया वर्ड, बट ठीक है, अब निकल गया, इतना रिकॉर्ड कर लिया, मैं वापस रिकॉर्ड करने नहीं जाऊंगा, आदत है। ठीक है। अब तुमने वो बोल दिया, वो इम्प्रेस भी हो गई, या वो इम्प्रेस हो गया, लड़की ने बोल दिया कि मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगी, ये सब कर दूंगी, वो सब कर दूंगी। अब मैं क्या बोल रहा था? ये सब बचकानी बातें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा कि यार पैसा है नहीं, खाने पीने को रहने को कुछ है नहीं, क्या करोगे तुम उसका? ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की अपने। अगर तुम स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो? बेस्ट जो मैंने किया, क्योंकि मैंने हार्डली 4 महीने दिए थे एसएससी स्पेसिफिक पढ़ाई, एसएससी की स्पेसिफिक पढ़ाई, उसमें भी मैंने कंप्लीट 4 महीने नहीं दिए थे। 4 महीने भी मैंने पैरेलली चलाया और चीजों के साथ। तो तुम आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम मेरे दोस्त के कहने पे देने गया था। उसने मतलब उन्होंने बोला कि दे दे, तो मैं देने चला गया टीयर 1, उसमें मेरे 116 नंबर आए थे। फिर आ गया रिजल्ट, मैंने कहा ठीक है चल भाई, अब टीयर 2 भी दे लेते हैं, उसमें प्रिपेयर करके दे लेते हैं ताकि कुछ हो जाए। ठीक है। देने गए, हो गया। मान लो 2-3 महीने का डिफरेंस होता है, तो ऐसे कैसे हो गया? इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। अब मुझसे कोई मतलब कुछ लोग होंगे जो तुम यूपीएससी के टॉपर देखते होगे और भी किसी के टॉपर देखते होगे, और तुम रियलाइज करते होगे कि वो बोलते हैं मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था, 2 साल से। देखो, वो तो देखना चाहिए जो तुम्हारे सामने है, पर वो भी देखना चाहिए जो तुम्हारे सामने नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे सामने नहीं होती। टाइटैनिक डूबा ही इसलिए था
कि वो एक आइसबर्ग से जा टकरा पड़ा था, मतलब एक छोटी सी बर्फ होती पानी के ऊपर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो इतना बड़ा था, अंदर नीचे पड़ा था ना। तो वो चीजें कि बहुत सारे एक्सीडेंट का कॉज वो चीजें होती हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा में दिख नहीं रहा होता। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 4 महीने में एसएससी में एएसओ बन गया है एसएससी क्लियर करके, तो उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होंगे। इतना बिलीव किसी का मत किया करो, इतना हीरो किसी को मत बना लिया। ठीक है। एसएससी वो जो टॉपर होते हैं ना, यूपीएससी का 23 साल पे बनकर 22 साल पे, भाई वो 5-6 साल से लगे होते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट कुछ और होता है, उन्हें उसके अलावा कुछ और किया नहीं होता अपनी लाइफ में, सिर्फ वही किया होता है। तो इसलिए हर चीज को ना एक ही तराजू में मत तोला करो। अब देखो, अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, हाँ दिक्कत आ रही है, वोकैब में दिक्कत आ रही है, ग्रामर में दिक्कत आ रही है। ठीक। एक तो इनका सॉल्यूशन है, ग्रामर पढ़ो, रूल्स पढ़ो, अप्लाई करो, बहुत बार अप्लाई करो, बहुत बार अप्लाई करो। ठीक है। दूसरा, वोकैब का भी यही है, सारे वोकैब याद करो। ठीक है। उनकी मीनिंग याद करो, और इडियम्स फ्रेजेस ये सब तो याद करनी पड़ते हैं, इनका तो कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब इनका भी है। इडियम फ्रेजेस, वोकैब याद करो, ग्रामर याद करो, इडियम फ्रेजेस याद करो, सब याद करो, इनके सेंटेंसेस में यूज करो, जो भी तुम्हारे ग्रामर के रूल्स हैं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। एक तो ये है। दूसरा तरीका है रीडिंग का। रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बंदा तो अपने रूम में बैठाओ, उसे तुम क्रिकेट के सारे रूल समझाओ, सचिन को लेके आओ, ब्रेडली ब्रेडली क्या रिकी पॉन्टिंग को लेके आओ, ब्रायन लारा को लेकर आओ, डॉन ब्रैडमैन को लेकर आओ, सबको लेकर आके अंदर बिठा दो। ठीक है। सारे अच्छे बॉलर ले आओ, डेल स्टेन ले आओ, क्या कहते हैं तुम्हारा, और कौन थे, ब्रेडली ले आओ, कुछ भी ले आओ, सारे अच्छे बॉलर लाके बिठा दो, बैट्समैन लाके बिठा दो। 5 साल, 5 साल उससे वो बताओ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ऐसे बॉल डालते हैं, वैसे डालते हैं, तुम उसके हाथ में बॉल मत देना। ठीक है। तुम उसे सारा समझाओ, उसे रटने को बोलो, उसे हवा में प्रैक्टिस कराओ, कैसे करना है वैसे करना है, उसके बॉल मत देना तुम, ना उसे फील्ड में कभी ले जाना। और दूसरा, तुम एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल कोच है जो खुद अपनी लाइफ में क्रिकेट खेला है, गलतियां करी हैं, कुछ सीखा है, उसको एक तुम बंदा दे दो, वो उस बंदे को सचिन, विराट या बुमराह बना सकता है। बट ये जो पांचों लेजेंड बैठे हैं, ये से कुछ नहीं बना सकते। पांचों दसों तुम 20 लेजेंड ला के रख दो, ये तो कुछ नहीं बना पाएंगे, उस बंदे के कंपैरिजन में कहीं नहीं आएगा जो बॉल लेके फील्ड में जाता है। तो रीडिंग वही है तुम्हारे लिए। रीडिंग तुम्हारी आंखों के, जब तुम रीड करोगे ना, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आंखों के सामने जितनी ज्यादा चीजें आएंगी, तो वो रूल अपने दिमाग, मतलब दिमाग में एक वाइब बैठती जाती है। बहुत सारे लोग तुम देखोगे ग्रामर कहता है, अरे मैंने ग्रामर कभी पढ़ी नहीं, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, तो वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि दिमाग में कहीं वो पीछे सेट है सबकॉन्शियसली, जब उन्होंने रीड करी है कि ये तो सुनने में या देखने में गलत लग रहा है। बट हाँ, कुछ जगह में ग्रामर रूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जो हमारी इन जनरल, अगर तुम अच्छी बुक रीड नहीं कर रहे हो तो उनमें भी गलत रूल्स होते हैं। तो इसलिए बुक्स भी अच्छी रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना, ठीक ठाक मैगजीन्स रीड करना, वो सब रीड करना, उस पर भी ध्यान देना है कि तुम गलत ग्रामर वाली बुक्स ना रीड करो। तो मैं पूछना तो मैं बता दूंगा, बाकी खुद से भी देख सकते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स में अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो देखो, एक अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ स्ट्रगल नहीं होता, तुम कंसेप्ट 2 मिनट में समझ सकते हो, किसी भी चैप्टर का, किसी भी कुछ का। दिक्कत आती है उसे अप्लाई करने में, तो कंसेप्ट की तो बोलना मत कि कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, कंसेप्ट में तुम्हें चुटकियों में समझा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत प्यारा। बट दिक्कत आएगी जब, मान लो मैंने तुम्हें 5 कंसेप्ट सिखा दिए, ठीक है, अब तुम्हें जब उन्हें अप्लाई करने की बात आती है, तो क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि इनडायरेक्टली चीजें पूछ ली जाती हैं, कभी 3-4 को घुमा के पूछ लिया जाता है, बट पूछी वही बातें जाती हैं जो पढ़ाई गई है तुम्हें। ठीक है। तो अप्लाई करने में दिक्कत आती है। अब अप्लाई करने में जो दिक्कत आती है, तो बच्चे उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, विच इज गुड, प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बट एक चीज को ध्यान रखना है, ना ज्यादा कम करना, ना ज्यादा ज्यादा करना, मतलब कम एक बार को चल जाएगी, तो बहुत ज्यादा मत करना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब तुम्हें ये सलाह अजीब लग सकती है, बट ये सच है। तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, और तुमने अपनी लाइफ में मैथ्स ज्यादा नहीं किया है, कोई भी चीज के लिए बहुत ज्यादा कभी नहीं करना चाहिए, कम भले ही कर लेना। याद रखना। इंग्लिश मतलब सबके ही बोल रहा हूँ, मैं मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में मैंने बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा भले ही, सॉरी, बहुत कम भले ही कर लेना, बहुत ज्यादा मत। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके वो तुम उसे बिल्ड करने देना। और
एक कॉन्सेप्ट पे 3-4 दिन ही लगाना, फिर मूव कर जाना, फिर वापस आना उस कॉन्सेप्ट पे, या फिर कभी उसकी प्रॉब्लम करे तब वापस आना। रिवाइज करने जरूर आना, पीछे देखने हमेशा आना कॉन्सेप्ट को, पर एक ही कॉन्सेप्ट को 20-20 दिन लगाना ये जरूरी नहीं, बट हाँ पीछे आके देखना वो जरूरी है। ठीक है। प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स भी पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। सीधे हार्ड पे मत पहुंच जाना, कॉन्फिडेंस लूज होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेट होगे अगर तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा तो। ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग आई डोंट थिंक यार इतनी ज्यादा स्ट्रगल होती करनी पड़ती है लोगों को, बस एक दो फॉर्मेट में करनी पड़ती है, बाकी तो अगर तुमने 2 महीने में प्रैक्टिस करी ना, कोई भी बंदा रीजनिंग पकड़ सकता है जो सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहा है इस एग्जाम को। तो रीजनिंग में आई डोंट थिंक किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, 2-3 फॉर्मेट में होती है, वो मैं खुद से भी इस यूट्यूब चैनल पे कवर करूंगा, तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर लेना। जो तुम्हारे रीजनिंग असेसमेंट वाले हो गए, वो कहीं कराता भी नहीं है कोई हार्डली, और उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं है बुक्स में, तो वो मुझे खुद से ही फॉर्म करना पड़ेगा मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए तुम सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी अपलोड करूँ तुम उसे देख पाओ। ठीक है। फिर जीके की बात कर लेते हैं। जीके में लोग बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, इसमें भी दिक्कत ये है वो बहुत सारा पढ़ने जाते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, और उन्हें पता ही नहीं किस टाइम पीरियड का करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, सोर्सेज क्या क्या है कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं कहीं से भी, कि हिंदू ही उठा लिया तो हिंदू से। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये किस चीज के लिए अच्छे हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम अगर ये लग रहा है कि इससे तुम एसएससी क्लियर कर लोगे तो सॉरी, आपको जन्म लग जाएंगे, आप एसएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे हिंदू पढ़ के। पिछली एक साल पूरी एक साल का पढ़ लेना, नहीं कर पाओगे, ना तुमसे रिटेन कर पाओगे, ना उसमें इतना कंटेंट होगा जो तुम्हारी हर चीज कवर कर पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, तुम एक साल का पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तो फिर करना क्या है? देखो, एक तो स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में तुम्हारे जो भी हैं पॉलिटी को, अब मैंने जो किया था वो तरीका मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि उससे ना तुम्हें करना चाहिए, ना तुमसे वो इतनी जल्दी हो पाएगा। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि तुम्हारा यार बैकग्राउंड क्या रहा है। अगर तुम्हारा पॉलिटी इको में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर नहीं रहा है पॉलिटी इको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो तुम्हें खुद से पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। उसके लिए तुम्हें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे अच्छे स्टेब्लिश टीचर के, जिसके बहुत सारे फ्री लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे कहीं भी, यूट्यूब पे और या वहाँ मतलब चैनल्स पे, जो भी अच्छी ऐप्स हैं उन पे। ठीक है। वहां से पहले अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ कि हो क्या रहा है, पिच का मुआयना करो कि भाई है कैसी पिच, हो क्या रहा है यहाँ पे, करना क्या है। बॉल मतलब ठोस है, बॉल पड़ के उठेगी या नीचे रहेगी या कुछ और स्पिन ज्यादा होगी, क्या होगा, वो सब चीज समझना पड़ेगी तुम्हें पहले। तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छे टीचर की हेल्प चाहिए होगी, जो इन टॉपिक्स के लिए तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देगा। फिर जब वो बन जाए तब तुम फैक्ट्स डायरेक्ट रट सकते हो, जो भी बुक्स आती हैं उनसे, लूसेंट आती है, कोई और अरिहंत की भी आती हैं, उन सबसे इन सबके डायरेक्ट फैक्ट्स तुम रट सकते हो अपने। ठीक है। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो थोड़ा रटने में दिक्कत, रट तुम तब भी सकते हो, बट रटने में थोड़ा दिक्कत आएगी। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा सा ना, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा रटने का, कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे, मतलब इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक क्या है, और प्रेसिडेंट किस किस का अपॉइंटमेंट करता है, स्टेचुटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत मतलब उनके जो भी अपॉइंटमेंट क्या है, टर्म क्या है, वो सब। तो एक टेबल भी बन जाती है, तो एक स्ट्रक्चर जब पकड़ में आ जाता है ना चीजों का, तो आसान हो जाता है। इको में भी तुमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, तुमने बेसिक सीआरआर, एसएलआर, और तुम्हारे मनी M0 M1 M2 M3 M4, और उसके बाद और भी क्वांटिटेटिव टूल्स तुम्हारे मॉनेटरी पॉलिसी के। फिर उसके बाद तुम्हारे टैक्स मतलब बजट के तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये जब तुम्हें समझ में आ गए ना, तो उसके बाद तुम्हें हर चीज पकड़ाई में आएगी, और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 12th की एनसीईआरटी है समझने के लिए, अगर तुम रीडिंग से समझना चाहते हो, बाकी टीचर से समझना चाहते हो तो मृणाल सर का एक चैनल है, वो थोड़ा बहुत फ्री डाल देते हैं कि तुम्हें कहीं से लेक्चर मिल जाए तो वो देख लो। ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी का जो है फिजिकल ज्योग्राफी सुदर्शन गुर्जर सर की पढ़ी है, उसे देख लो। हिस्ट्री अवध ओझा सर की आई थिंक कहीं अगर तुम्हें मिल जाए तो वहां से देख लो। ठीक। ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें पूरा पूरा देखना है, इन्हें अच्छे से देखना है, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, हो तुम इन सबके पूरा नहीं देख पाओगे 2-3 महीने में, बट तुमने तुमने अगर 10-20 लेक्चर देख लिए, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हम हमें क्या बात पकड़नी है, क्या छोड़ना है। लोगों को ये नहीं पता क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, वो हर चीज को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं, हर चीज को अंडरलाइन कर देंगे, तो ये चीज भी जरूरी है। उसके बाद करेंट, करंट में
तुम्हें सिर्फ पिछली साल के मार्च से, अप्रैल से इस साल के मार्च तक ये करंट चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया किताब है अपनी दृष्टि वाली, जो आती है, वो मंगा लो, चाट लो, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है। तो यही दोनों चीजें, स्टैटिक जीके और करंट जीके। बाकी साइंस, वो तुम यूट्यूब से जीरो टू वन शॉट, जीरो टू हीरो, बहुत सारे चैनल पढ़े पहले। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम एनालाइज करो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ किस पे आते हैं, बट अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तुम उसे देखो किस पे आते हैं। जो नेम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बायो से आ गए, फिजिक्स से थोड़ा बहुत आ गया, उन सबको देखो। उन सबकी बहुत डिटेल में मत पढ़ना। जो भी एक एक वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं वो करो। ठीक है। साइंस हो गई, और क्या है तुम्हारा, और तो कुछ भी नहीं है। होगा तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। कंप्यूटर में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ नहीं है, बुकलेट आती है छोटी सी अरिहंत की, उसमें भी सब कुछ नहीं चाटना है तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, पहले देखो क्या आ रहा है। और मॉक टेस्ट पे भाई बिल्कुल भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मॉक टेस्ट वालों पे। मतलब इनसे बेकार कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम मॉक टेस्ट के भरोसे जा रहे हो ना, तो सॉरी। मॉक टेस्ट में तुम्हारे एवरेज मार्क्स ही आने चाहिए, तो ही तुम अच्छा कर रहे हो। एवरेज से मतलब, जैसे 200 टीयर वन का होता है, तो तुम्हारे 150 के आसपास ही रहने चाहिए। तुम्हारे 200 आना है ना, तुम भटक रहे हो, तुम अपनी जीके नहीं सही से कर रहे हो सकता है बाकी चीजें तो सही से। पहली बात तो 200 किसी का आते नहीं, ये इनके क्वेश्चंस में इतनी गलतियां होती हैं। इनके क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि तुम सारा कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। और जो कर रहा है, ठीक है, उसे करने दो। मैं तो उनकी नहीं देखता। मैं तो टॉप, मतलब टॉपर्स को तुम देख लो तो किसी के नहीं देखोगे कि 190 आ रहे थे 200 में से, 180 आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो 200 में से 150 आ रहे हैं, या फिर तुम्हारे जो 390 का पेपर है मॉक में, तुम्हारे 300 के आसपास आ रहे हैं, 250 से 300 के बीच में आ रहे हैं, दैट्स गुड एनफ। बट तुम्हें अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से करनी है, इन मॉक के हिसाब से नहीं करनी है। गलती से भी मत करने बैठ जाना। ना कभी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, ना तुम्हारा नंबर आ पाएगा। किसी किसी का आ जाता है, जिसने बहुत ज्यादा ही पढ़ रखा है, उनका आ जाता है कि मॉक में भी अच्छे आ रहे हैं, उनके भी अच्छे आ रहे हैं। तो मॉक में अच्छे चक्कर के चक्कर में अपने ये खराब कर लोगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। उसके बाद गाइडेंस की दिक्कत है। देखो, गाइडेंस में क्या होता है, हमें पेपर पता होना चाहिए। पेपर क्या है, पेपर अगर हमें समझ में आ गया तो हमारा काम एकदम सही है। बट अगर पेपर समझ नहीं आया तो दिक्कत हो जाती है। तो पेपर को अपने समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से समझो। टॉपर्स के इंटरव्यू से नहीं मतलब, मेरा मतलब है टॉपर्स के देख लो, बट उनकी बात को ना एकदम सत्य मान के मत बैठ जाना कि अरे यही सच सच है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। और भी जगह से जाओ, वहां से भी अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। टीचर्स से सुनो, मतलब मेजरली ना टीचर्स से सुनना, वो भी अच्छे टीचर्स की। ऐसे टीचर्स की नहीं जिन्होंने खुद कुछ किया नहीं और बस बच्चे खरीद लेते हैं 15 लाख 20 लाख, या फिर मतलब कुछ भी, सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो हवाबाजी में है ना, उसको मत सुनना। देखना कौन टीचर सिंसियरली पढ़ा रहा है, उससे जाके अपनी गाइडेंस लेना। किसी ने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, उससे गाइडेंस लेना। बाकी देखो, मैं इन सब टीचर्स को देखता रहता हूँ, एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं हर वक्त। कोई किसी पे नाम उठा रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, और लाइक कहाँ से ये अच्छे टीचर है, और कुछ भी बोलते रहते हैं। तो गाइडेंस के लिए तुम्हें शायद सिंसियर टीचर हैं, यूट्यूब पे भी हैं, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तुम्हें सबसे अच्छी गाइडेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो उन पर रिलाई करना। अब मुझे लग रहा है मैं वैसे इसमें एवरेज पढ़ाने वाला था, बट अब मुझे लग रहा है मैं इसमें एवरेज नहीं पढ़ा पाऊंगा। काफी टाइम मुझे इसी इसी पे बात करते हुए हो गया। तो मैं एवरेज जो है वो अगली लेक्चर में डालूंगा। एंड 2 लाइन उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस पे मैंने लिखी थी कि हम मारे गए एक दुर्घटना में, वरना मोहब्बत में नियमों का हिसाब हमने खूब रखा था। हम मारे गए दुर्घटना में, वरना मोहब्बत में नियमों का हिसाब हमने खूब रखा था। मतलब है कि कभी कभार ऐसा आ जाता है जिसके तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, कि भाई अब क्या करें, इसमें तो हम मारे ही जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ, बट अपनी पढ़ाई करते रहना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।